तो आज हम लोग क्या करेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स का लास्ट चैप्टर देखेंगे। इसमें देखो, जैसा कि हम बता दिए थे कि एक ये होता है एटम। एटम के अंदर जो होता है क्या, बीच में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो तुमको प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बना रहता है, और इसके बाहर घूमते रहता है क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक नंबर किसको कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, आयंस किसको बोलते हैं, ये सब आइसोटॉप्स, आइसोबार, खतरनाक खतरनाक चीज़, ये चीज़ समझेंगे। ठीक है। ये पहला जो है, लेकिन कुछ पॉइंट याद रखना है कि जो एटम होता है ना, एटम यानी कि परमाणु हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा आपस में बराबर होता है। इसी कारण जो होता है एटम होता है हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। देखो, जो एटम होता है तुम्हारा, इसके अंदर ये न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो। अब बाकी बच गया इधर इलेक्ट्रॉन और एक बच गया प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या आपस में बराबर होता है, इसी कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। चार्ज की संख्या बराबर होता है, मास का नहीं, चार्ज का बराबर होता है। इसी कारण एटम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो कोई तुमको कहेगा कि एटम जो है न्यूट्रल होता है, तो बोलोगे हाँ आयंस, लेकिन न्यूट्रल नहीं होता है। स्लाइड पर हाँ, अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है। इसका खोज कौन किया, ये तीनों का, इन तीनों का चार्ज क्या होता है, इन तीनों का मास क्या होता है, ये तीनों का एटम के अंदर लोकेशन कहाँ पर है। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है। दूसरी बात लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था। याद है, इलेक्ट्रॉन मॉडल कौन दिया था, थॉमसन दिया था। ठीक है ना, कैनाल रे से कि कैथोड रे से, कैनाल रे। अब उसके बाद जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का खोज कौन किया था, गोल्डस्टीन। क्या चीज़ से, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था ये। और उसके बाद जो न्यूट्रॉन है इसका खोज कौन किया था, चैंडविक, जे चैंडविक। तो इसका ट्रिक है, इसका खोज का ट्रिक है, देखो यहाँ पे ETPGNC। ETPGNC, ई मतलब कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन किया, पी मतलब प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया, एन मतलब न्यूट्रॉन का खोज चैंडविक किया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू होता है -1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। ये चार्ज का वैल्यू है। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज का वैल्यू कितना होगा, तो बोलना -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देखो, दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम है, नंबर ऑफ चार्ज भी दोनों में सेम होता है, लेकिन साइन का सिर्फ क्या होता है, अंतर होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज ही नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब आते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg ज़्यादा है, माइनस में नहीं, मतलब ज़्यादा, लेकिन फिर भी माइनस में मास लगा हुआ है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होगा, तो प्रोटॉन का मास का वैल्यू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। डिफिकल्ट है इसे याद करना, लेकिन पूछता है एग्जाम में। और तुमको न्यूट्रॉन का क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। समझ में आया। एक चीज़ देखो, दोनों में तो कॉमन है। हाँ, वही बता रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू, प्रोटॉन के चार्ज का वैल्यू आपस में बराबर होता है, बस साइन का अंतर है। और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास आपस में बराबर होता है, साइन का भी अंतर नहीं है। नहीं, मास में थोड़ी साइन होता है। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या वैल्यू इक्वल होता है आपस में, चार्ज। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपस में क्या इक्वल होता है, मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का मास भी इतना ही, न्यूट्रॉन का मास भी इतना ही। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना, 31 kg हो गया। अब तुमको बता रहे हैं
कि तुमको यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। एटम है, ये न्यूक्लियस है, लेकिन इसके बाहर एटम के अंदर न्यूक्लियस के ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। और जो तुम्हारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो ये एटम है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस बीच में, तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है। लेकिन एटम के अंदर ही न्यूक्लियस के बाहर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये समझ में आ गया। अब चलिए कुछ बात पूछ लेते हैं, सवाल देखते हैं। हम कहें चार्ज इक्वल है, किसका इक्वल होता है आपस में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे पूछे मास इक्वल रहता है किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। ठीक है। अब साथ में कौन रहता है, साथ में कौन रहता है, न्यूक्लियस में, साथ में न्यूक्लियस कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के बाहर कौन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो वेट की बात है, क्या बात है, वेट की बात है। अगर हम वेट की बात करें, वेट की, वजन का, तो बताओ वजन सबसे ज़्यादा किसका होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में। इतना तो पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में बराबर है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का, थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा होगा न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का। सबसे कम वजन होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, समझ में आ गया। ऐसे भी हम तुमको बताए थे, वो साइंटिस्ट बोला ही था कि एटम का मास कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में, तो भारी ये इसी का वजन ना ज़्यादा होगा, ठीक है। चाइल्डविक ही बोला था सच। अब यहाँ पे देखो, अब यही बात है, यहाँ पर आती पॉइंट को। तो एटम न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज का संख्या आपस में बराबर होता है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि एटम में मास प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, आपस में बराबर होता है, और एटम में चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, चार्ज किसका बराबर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ना भी होता है, मास बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इधर मास में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो, अब चौथा बात कर रहा है कि हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एलिमेंट के जो एटम होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एलिमेंट का जो एटम होता है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पाया जाएगा। कहने का मतलब है दुनिया का कोई भी एलिमेंट ले लो तो वो एटम से बना है, हम बता ही दिए, पहले चैप्टर से रिलेट करो। तब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाया जाएगा। अगर एटम है तो एटम में 3 चीज़ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन सारा में पाया जाएगा। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा है जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन में है ना, इलेक्ट्रॉन ये वो पाया जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये वो पाया जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन एक भी नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ लिख दिए हैं कि जो हाइड्रोजन है इसके अंदर प्रोटॉन ये वो पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये वो पाया जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तब पूछेगा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई टर्मिनोलॉजी है, कुछ कुछ यूज तुमसे पूछते रहेगा, सवाल पूछते रहता है ये सब का। एक्सपेरिमेंट में अल्फ़ा का यूज़ हुआ था, अल्फ़ा पार्टिकल्स रदरफोर्ड मॉडल में। इसके आगे पूछता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, तो डब्ल्यू चार्ज हीलियम आयंस, डब्ल्यू चार्ज हीलियम आयंस मतलब हीलियम के ऊपर अगर 2 चार्ज आ जाएगा ना तो इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल्स। पहले तो ये पूछेगा, ऑप्शन हाइड्रोजन दिया रहता है, तो हाइड्रोजन नहीं, ये डब्ल्यू चार्ज हीलियम आयंस को ही कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। इसी का एक्सपेरिमेंट कराया था, इसी को लेके। इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये रटने वाली बात है सब, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अभी निकालना भी सिखा देंगे, पहले इसको याद करो, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसका चार्ज क्या होता है, तो 2 प्रोटॉन में अगर 2 से इंटू कर देंगे तो इसका चार्ज निकल जाएगा। मास क्या होता है, प्रोटॉन में अगर 4 से इंटू कर देंगे तो इसका मास निकल जाएगा। प्रोटॉन में 2 से इंटू करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, चार्ज। और प्रोटॉन में 2 से इंटू करेंगे तो उसका मास निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पोजिस्ट्रॉन क्या होता है, पोजिस्ट्रॉन एक पूछा जाता है, तो एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हम पूछे कि सब पार्टिकल्स ऑफ एटम्स क्या है तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से ही अपोजिट बिहेव करता है, उसका नाम है पोजिस्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन पे से क्या चार्ज होता है बताओ, नेगेटिव। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो इसी को कहते हैं हम लोग पोजिस्ट्रॉन। इसी कारण पूछता है पोजिस्ट्रॉन क्या है, तो अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए इसी को कहते हैं हम लोग पोजिस्ट्रॉन।
और पोजिट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसका मास सबसे अधिक होगा। अब ऐसा दे दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण और ड्यूटेरियम कुछ होते थे। ठीक है, बताओ। न्यूट्रॉन नहीं, ये तीनों में ना न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा। ये सब कुछ दे दिया है। तो अल्फा पार्टिकल्स का, अल्फा पार्टिकल्स होता है हीलियम 2+। इस बहुत भारी होता है, इसका मास ज़्यादा होता है। ठीक है, भारी होता है हम लोग से भी। नहीं, इसका मास यहाँ देखो, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के होता है। अच्छा, नहीं बताया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास आपस में बराबर। अब प्रोटॉन के भी 4 गुना बराबर कौन होता है? मास किसका? अल्फा पार्टिकल्स का। किसके पास नेगेटिव चार्ज है? किसके पास नेगेटिव चार्ज है? अल्फा पार्टिकल्स के पास नहीं, अल्फा पार्टिकल्स तो पॉजिटिव चार्ज है। हीलियम डब्ल्यू चार्ज को बोलते हैं, हीलियम पॉजिटिवली डब्ल्यू चार्ज को बोलते हैं अल्फा, तो ये पॉजिटिव है। बीटा पार्टिकल्स है, एक परोगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसमें आता है, उसके पास होता है नेगेटिव चार्ज। बाकी इलेक्ट्रॉन के पास तो होता ही है। अब एक पॉइंट है, इसको याद रख लो कि हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। बहुत बार पूछता है ये सब एक लाइन। हीलियम का क्योंकि एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया, वैसे कारण हीलियम के ऊपर बहुत सवाल पूछता है। हीलियम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। निकालना सिखाएंगे। ठीक है, ये सब पहले याद करो जो स्टेटमेंट है। हीलियम के न्यूक्लियस में कितना पाया जाता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल्स में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मास लगभग बराबर होता है एटम। अल्फा बता दिया, अल्फा मतलब क्या होता है? हीलियम डब्ल्यू चार्ज, इसका मास लगभग किसके बराबर होगा? हीलियम के बराबर। ठीक है, ये सब चीज़ याद हो गया। ठीक है, उसको बार बार पढ़ोगे ना तब दिमाग में घुसेगा, सवाल कराएंगे तब और दिमाग में आएगा। ठीक है, अब ये है, इसको समझना, टर्मिनोलॉजी अलग अलग किस्म। ठीक है, इसी को समझना ही मेन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है ये, सबसे मतलब कि तुम्हारे 9th में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ गया। एटॉमिक नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या, इसको डिनोट करते हैं जेड से। ये क्या होता है एटॉमिक नंबर? हम बोलते हैं किसी एटॉमिक नंबर निकालो किसी एलिमेंट का, क्या करता है एटॉमिक नंबर? मतलब क्या होता है? तो सुनो, एटॉमिक नंबर होता है कि अगर कोई एटम है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। अगर कोई एटम है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। अगर किसी एटम में सारे प्रोटॉन, इसमें बहुत सारा प्रोटॉन होगा मौजूद न्यूक्लियस में। हम बार बार नहीं कहेंगे कि न्यूक्लियस, समझ जाओ एटम में कहाँ पर है। अगर हम किसी एटम में सारे प्रोटॉन को जोड़ देना, सारे प्रोटॉन, कितना भी प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना प्रेजेंट है, उसको आपस में जोड़ देंगे। देखो बहुत सारा होगा ना न्यूक्लियस में, इन सबको जोड़ देंगे, इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इसका डेफिनेशन क्या होगा एटॉमिक नंबर का। तो बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम या न्यूक्लियस। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एटम या न्यूक्लियस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? परमाणु, यानी कि एटम में जो प्रोटॉन की संख्या कितना उपस्थित है उसी को क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास दूसरा चीज़ है, ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर, तो इसको क्या कहेंगे? प्रोटॉन के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि कुछ अंतर होता है। ठीक है, कुछ अंतर होगा। अब यहाँ पे देखो, जो अभी हम बताए, देखो अभी हम बताए हैं कि एक चीज़ बताए थे थोड़ा देर पहले कि किसी भी आइटम में जितना प्रोटॉन का संख्या होता है उतना ही न्यूट्रॉन का होता है, उतना इलेक्ट्रॉन का होता है। चार्ज नहीं बताए हैं? चार्ज ना। हाँ, तो वही ना, मास थोड़ी ना बोल रहे हैं। संख्या मतलब क्या हो गया? चार्ज है ना हुआ। ए वो रहेगा तो ए वो पे चार्ज, दो रहेगा तो दो पे चार्ज। तो किसी भी आइटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होता है। धीरे धीरे समझ में आएगा, इधर आओ, उतना आसान नहीं है। होता है, वो तुम समझ जाओ, होता है। ठीक है ना, होता है। तो हमारे पास देखो 2 आयंस, मतलब ऐसे लेते हैं हम, जैसे कि ग्राफ बनाते हैं। एक लेते हैं Mg, ये भी क्या है? एटम्स है, लेकिन ये चार्ज ऊपर ऊपर है कहीं, ये न्यूट्रल एटम है।
और एक हम आयंस लेते हैं, इसको बोल देते हैं न्यूट्रल एटम, ठीक है। और एक लेते हैं हम आयंस लेते हैं, ठीक है। अब इस आयंस है तो आयंस किसको बोलते हैं जब एटम के ऊपर क्या आ जाए, चार्ज आ जाए। तो ये हो गया Mg2+, मान लो चार्ज आ गया आयंस के ऊपर। तब यहाँ पे देखो हमको पता है कि न्यूट्रल अगर एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा, एटम न्यूट्रल होगा, तो हमको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और हमने ये भी जाना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना प्रेजेंट होता है एटम, इसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, भले ये एटॉमिक नंबर, लेकिन कब है ये, न्यूट्रल एटम के लिए, जब एटम के ऊपर कोई चार्ज ना हो। यहाँ पे समझ में आ गया। अगर हमको अगर कोई एटम दिया हुआ है, अगर हमको एटम दिया हुआ है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम तुमसे पूछे तुम इस एटम में हमको एटॉमिक नंबर निकाल के दिखाओ, तो तुम उस एटम का क्या गिनना स्टार्ट करेगा, सबसे पहले तो देख लेंगे प्रोटॉन, तो हम बता देंगे कि हाँ ये एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। अगर वो भी नहीं पता चल रहा तो इलेक्ट्रॉन पता है, हम कहो कि हाँ न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या आपस में बराबर होता है। इसी कारण अगर हमको इलेक्ट्रॉन का संख्या भी पता है तो हम प्रोटॉन का भी पता हो गया, प्रोटॉन का पता तो उस इलेक्ट्रॉन का पता हो गया, इलेक्ट्रॉन का पता प्रोटॉन का पता हो गया। जब इस दोनों का पता है, चाहे कोई एक भी पता है, तो हम उसको कह सकते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि तुम सोचेगा कि ठीक है कि ये जो है जब साइंटिस्ट ने तुमको डेफिनेशन बनाया तो ये काहे नहीं लिख दिया यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना प्रेजेंट है, समझ में आया, ऐसा बोल देते हैं। तो देखो ये गड़बड़ हो जाता है जब एटम्स के ऊपर चार्ज आने लगता है ना, जब एटम्स के ऊपर क्या आने लगेगा, चार्ज, तो उस समय उस समय क्या पता है, एटम के ऊपर अगर चार्ज आएगा तो उसका न्यूक्लियस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके न्यूक्लियस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। इसी कारण साइंटिस्ट ऐसा डेफिनेशन बना दिया है कि चार्ज वाला आयंस हो या सिंपल एटम हो, चार्ज वाला आयंस हो या सिंपल एटम्स हो, वो तुमको प्रोटॉन का संख्या ही गिन लो तो उससे पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। धीरे धीरे पता चलेगा, अभी इतना जल्दी कैसे पता चलेगा सब। अब यहाँ पे देखो ये है जैसे कि तुमको आयंस, क्या है, आयंस है, ठीक है, आयंस है। अब हम यहाँ पे देखो, लेकिन आयंस अगर कोई चीज़ रहेगा ना जैसे Mg2+, तो इस समय हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपस में बराबर नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपस में बराबर कब कह सकते हैं, जब न्यूट्रल एटम हो। लेकिन ये आयंस है, आयंस मतलब चार्ज आ गया, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर तीनों इसके बराबर होगा। लेकिन आयंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है, इस कारण उस केस में नंबर एटॉमिक नंबर क्या चीज़ से पता चलेगा, सिर्फ आयंस के केस में प्रोटॉन से। क्या चीज़ से पता चलेगा, प्रोटॉन से। क्या चीज़ से पता चलेगा, प्रोटॉन से पता चलेगा। और अगर सिंपल केस में, अगर न्यूट्रल केस में तो हमको इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा, न्यूट्रल केस रहेगा तो तुमको इलेक्ट्रॉन से भी पता चल जाएगा, ठीक है। इसी का साइंटिस्ट ने वो डेफिनेशन दिया था, ठीक है। अब आयंस वाला रुको तो कोई एग्जांपल देखो, जैसे कि आयंस वाला और क्लियर होगा। यहाँ पे सेपरेशन है, मान लो कि एटम न्यूट्रल है, तो ये क्या हो गया, रुक जाओ पहले एक और चीज़ तुमको समझा रहे तब समझ में आएगा, पहले सब समझो, ठीक है। ये सब चीज़ पहले समझो तब और समझ में आएगा, वो लोग बताएंगे हम, पहले समझो यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे देखो एटॉमिक मास किसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर समझ गया, जितना एटम के अंदर प्रोटॉन उपस्थित है उसी को कहेंगे एटॉमिक नंबर। अगर वह एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपस में किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन अगर वह एटम आयंस है, उसके ऊपर चार्ज आ जा रहा है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर नहीं होगा, तो उस समय एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आएगा धीरे धीरे सब। एटॉमिक मास किसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। ये वो एटॉमिक नंबर है, परमाणु का संख्या गिनाया जा रहा है, एटम का
कितना नंबर है वो गिना रहा है। यहाँ पे हम लोग एटम का मास निकाल रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो इसको कहते हैं मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब तुमसे कहें कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, हम बताए थे एटम का मास कहाँ कंसंट्रेटेड रहता है जाकर, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में। तो देखो, तो ये यही बोलता है कि तुमको एटम का मास निकालना है ना, तो तुम न्यूक्लियस में जितना जो जो चीज़ प्रेजेंट है ना उसको जोड़ लो। न्यूक्लियस में क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान का मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा एटॉमिक मास। सिर्फ प्रोटॉन को गिन लिए तो एटॉमिक नंबर, अब प्रोटॉन को गिन लिए और उसके साथ न्यूट्रॉन को भी गिन लिया और दोनों को जोड़ दिए तो क्या निकल जाएगा एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में भी कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का योग ही क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास का ये फार्मूला हो सकता है, बताओ कि मास ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास क्या कर दिए, आपस में जोड़ दिए, नंबर बोल दिए तो उसमें गलती, बराबर जोड़ दिए। ठीक है, अब मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, तो देखो मास नंबर भी वही चीज़ है, मास नंबर भी वही चीज़ है। इसमें क्या करना है, इस मास नंबर भी वही चीज़ है। मास नंबर है कि इसको देखना है न्यूक्लियस में तुमको, इसमें तो देखो इस दोनों में देखो थोड़ा सा ही अंतर है, इस दोनों में थोड़ा सा ही अंतर, सब समराइज कर देंगे तुम्हारे दिमाग में बैठा देंगे। देखो एटॉमिक मास पूछे तो क्या करते हैं, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास जोड़ देते हैं, लेकिन मास नंबर पूछे तो जितना प्रोटॉन है एन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मास नंबर। धीरे धीरे सब क्लियर होगा। ठीक है, पहले सुनते जाओ, लास्ट में वो टिप देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। एटॉमिक मास अगर तुमको पता है और एटॉमिक नंबर पता है तो उसमें से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास क्या लिखा रहता है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर में, एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा रहता है, किसी भी एलिमेंट के नीचे में। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड सिर्फ हमको, अब यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं, अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है ना एलिमेंट एटम, तो ऐसे करके लिखा रहेगा, ऐसे करके यहाँ देखो, तो नीचे वाले को कहते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, नीचे वाले जो लिखा रहेगा उसको क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला जो लिखा रहेगा उसको क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। और न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऊपर में से नीचे को घटा दो, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दो। ठीक है, ये हो गया। अब हम पूरा समराइज करते हैं, अब पूरा हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। यहाँ देखो, ध्यान से सुनो सब, इसको रुक जाओ, खाली पेज लेते हैं हम। अब देखो समराइज करते एकदम इम्पोर्टेंट है। पहले आपको सिखाया मैंने, क्या सिखाया था, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, तो हम बताए थे कि आप जाइए एटॉमिक नंबर निकालना है तो आप देखिए कितना नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन, उसको गिन लीजिए, वही उसी के बराबर होता है एटॉमिक नंबर। और इसी में से एक रिलेशन हम बताए थे कि अगर एटम आयन वाला, अगर एटम न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, एटम क्या है, न्यूट्रल है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर आपस में बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, ये न्यूट्रल के केस में है, क्योंकि न्यूट्रल के केस में इस दोनों आपस में बराबर हो जाता है, इसी कारण ये रिलेशन निकल जाता है। लेकिन अगर किसी एटम के ऊपर आयन्स आ जाए, मतलब चार्ज आ जाए, तो उस केस में कहते हैं कि नंबर ऑफ, उस केस में क्या कहते हैं, तो उस केस में हमने कहा था नंबर ऑफ एटम इज इक्वल एटॉमिक नंबर हो जाएगा
केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन के, के बराबर क्योंकि है, इस केस में unequals नंबर ऑफ to number of रुको ना, electron। क्योंकि इस केस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर नहीं होगा। इसका आयंस के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में इक्वल होता है नंबर ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नंबर, नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, एटॉमिक नंबर इसके बराबर हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। दूसरा हमने ये तो क्या एटॉमिक नंबर, अब हम क्या कर रहे हैं, क्या निकाले थे, एटॉमिक मास। मास, एटॉमिक मास मतलब कहाँ देखना है, मास आ गया तो हमको कहाँ जाना है, न्यूक्लियस में। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता है क्या, एक है एटॉमिक मास और एक है मास नंबर, इस दोनों में अंतर है। तो एटॉमिक मास में क्या करते हैं, मास को जोड़ते हैं, किसका, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास नंबर में क्या करते हैं, तो नंबर को जोड़ते हैं, कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है प्लस कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये जोड़ दिया। अब उसके बाद हम तुमको सिखाए हैं न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला सिखाए हैं कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास एलिमेंट के ऊपर में लिखा रहता है, एटॉमिक मास नंबर नीचे में लिखा रहता है। इसको इसी का फॉर्मूला कहते हैं ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे। अच्छा, अब कोई भी एलिमेंट है, अगर कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ 11, यहाँ पे लिखा हुआ 23, तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे में जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऊपर में जो लिखा रहेगा उसको क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। क्या कहेंगे इसको, एटॉमिक मास। समझ में आ गया, चलो। तो कैसे क्लियर हो गया, दिमाग में कैसे घुस गया। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें जो हम तुमको सारा बताए हैं ना, उसी चीज़ का क्या है, एक्सप्लेनेशन है, निचोड़ है, और इसी में सारा सवाल छुपा हुआ है। ऐसा ही सवाल आएगा। मान लो कि एक बार हम एटम, न्यूट्रल वाला एटम का सवाल देगा, ठीक है, तो ऐसा एटम ऐसे लिखा रहेगा सोडियम। एक बार आयंस वाला एटम का सवाल देगा तो एटम ऐसा लिखा रहेगा, एटम दिखाई पड़ रहा है, क्या लिखा हुआ इसमें, एटम Na, और 23 ऊपर में और 11 नीचे में, ठीक है। तो तुमसे इतने सवाल लिख के दे देगा, फिर इसमें एक आयंस वाला देगा कि 23 प्लस और 11 दे देगा, मतलब ये आयंस वाला है। और तुमसे पूछेगा पहला सवाल पूछेगा, ध्यान से देखो, इसका जवाब बताओ। इधर कर दे रहे और इसको इधर कर दे रहे, रुक जाओ। पहला सवाल पूछेगा कि बताओ इसमें एटॉमिक नंबर कौन है। तुम बोलेगा कि इसको देख के हम बता सकते हैं, हमारे सर ने सिखाया है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो एलिमेंट के नीचे लिखा रहता है। तो बोलना एटॉमिक नंबर क्या है, 11, ठीक है, इस देख के बता दिया। तुम बोलेगा, फिर तुमसे पूछा जाएगा एटॉमिक मास कौन है इसमें, तो बोलेगा ऊपर वाले जो लिखा रहता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। तो आंसर मिल गया, एटॉमिक नंबर नीचे वाला यानी 11, ठीक है। और एक चीज़ बताओ, एटॉमिक नंबर जब पता हो गया तो तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकता है इसमें। तुमको पता है कि एटम जब न्यूट्रल हो तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो जाता है, न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन के। अब वही प्रोटॉन किसके बराबर होता है, तो एटम जब न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा प्रोटॉन के बराबर, और प्रोटॉन आपस में बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन तीनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11। समझ में आया, तो तुमको देख के समझ में आ गया। अगर हम प्रोटॉन का ही वैल्यू अगर पता चल जाता तो तुम एटॉमिक नंबर बता देता, हाँ 11, ठीक है ना। फिर तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए, आप बताइए हमको न्यूट्रॉन बताइए, न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा। तो तुम देखेगा इसको, अब बोलेगा हमको पता है न्यूट्रॉन का मतलब होता है ऊपर माइनस नीचे, यानी कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी माइनस नंबर ऑफ, अरे यार, फॉर न्यूट्रल आइटम। यहाँ पे न्यूट्रॉन कहाँ निकाले हुए हम, यहाँ निकाले हुए, ऊपर माइनस नीचे, ये फॉर्मूला बताए थे तो निकल गया 23 माइनस 11 12। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए क्या होगा, तो तुम बोलेगा देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, या फिर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इसके बराबर होता है। पहले तुम यहाँ से इससे पहुँचोगे, फिर इससे पहुँचोगे, तो तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन खोजोगे ना इसमें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। 11 आंसर हो गया, यही इलेक्ट्रॉन का भी होगा, ठीक है ना, यही हो गया। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बता दिए, आओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है। आओ एक बार रिवीजन भी करा दे रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी यहाँ से। वैलेंसी मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कितना आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये भी बोल देते हैं अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4 से कम है तो वही हो जाएगा वैलेंसी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4 से ज़्यादा है तो 8 माइनस करके निकालते हैं
क्या? वैलेंसी। वैलेंसी नहीं बताए हैं भूल परसों, गए। भूल जाएगा तुरंत। यहाँ देखो, तो यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब कहा जा रहा है निकालने के लिए, ठीक है ना। इसमें तो हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल। तो पहले इलेक्ट्रॉन तक खोजेगा, इसमें कैसे खोजेगा, यह लिमिट दे एटॉमिक दिया। मास माइनस। पहले देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खोजेगा ना, तो तुमको पता है कि न्यूट्रल आइटम में इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा जा सकता है। तो हम पता है हमको कि न्यूट्रल आइटम में इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन इज प्रोटॉन के बराबर, इक्वल्स पहले टू रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन के बराबर। बराबर होता है, ठीक है ना। और प्रोटॉन तो हमको नहीं दिखाई पड़ रहा, ऐसे कहीं थोड़ी लिखा हुआ है। हमको पता है कि प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अच्छा, ये 11 एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 11। 11। तब इसका 11 हो गया। अब 11 को बढ़ना स्टार्ट करो, पहला सेल में कितना भरा है, 2, फिर उसके बाद 8, 8। बच गया 1। तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, जो लास्ट में बचता है 1। वैलेंसी क्या होता है, जो अगर 4 से कम है तो वही रहने देंगे तो 1 ही हो जाएगा, अगर 4 से ज़्यादा रहता है 8 माइनस करके माइनस कर निकाल। देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तुम एटम एटम जब न्यूट्रल है तब ही सारा चीज़ निकाल दिया, समझ में आ गया। लेकिन अब ये बताओ, जब एटम के ऊपर आयंस आ रहा है, जब एटम के ऊपर क्या आ रहा है, आयंस। आयंस आ रहा है, जब एटम के ऊपर क्या आ रहा है, आयंस। आयंस आ रहा है, यकीन। अब आयंस मतलब क्या होगा, अब आयंस में देख रहे हैं, अगर एटम न्यूट्रल है तब क्या क्या चीज़ का, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ निकाले। जब एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाए, मतलब वो आयंस बन जाए, तब हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो सुनो। इस केस में तुमको कहा जाए एटॉमिक नंबर निकालो तो क्या होगा, तब भी हम बता देंगे 11। एटॉमिक मास क्या होगा बताओ, ऊपर वाला। ऊपर वाला तो ऊपर वाला क्या होता है, 23 है, 23 है। तो 23 हो गया, ठीक है ना। अब पॉजिटिव है बट। तो कोई बात नहीं, 23 लिखा हुआ है ना, तो बस 23 लिखेंगे, ठीक है ना। अब तुमको न्यूट्रॉन कहेगा निकालने के लिए, तो क्या होगा, न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है, ऊपर माइनस ए नीचे। ए माइनस बी। ए माइनस बी, यू सब क्या बोल रहा है, ऊपर माइनस नीचे हाँ बोलो। मतलब एटॉमिक मास माइनस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास माइनस मतलब एटॉमिक नंबर, ऊपर माइनस नीचे, तो कितना आ जाएगा, 23 में से 11 गया तो 12। 12 आ गया। उस केस में भी 12 ही आ रहा था न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या निकालो, प्रोटॉन क्या होता है बताओ, एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर के बराबर, चाहे एटम के ऊपर आयन हो या चाहे ना एटम के हो। ऊपर ना हो, तो कितना हो जाएगा, 11। 11। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन का लेकिन चार्ज ये है। चार्ज है। तो जब चार्ज वाला केस आयंस है ना, तो उस समय प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो, जब चार्ज वाला हो ना, तो यहाँ पे अगर चार्ज पॉजिटिव दिया हो तो 1 माइनस कर दोगे, जितना भी प्रोटॉन दिया रहेगा ना उसमें से उतना माइनस कर दोगे। जैसे कि हम निकाल निकाल के दिखा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन देखो, इधर देखो। जैसे कि हम बोले कि Na है 11, ये तो प्रोटॉन हो गया, और ये क्या आ गया 23। हम बोले 23 प्लस लिखा हुआ है, तो तुमको प्रोटॉन बताओ, तो प्रोटॉन तुम बता देगा 11। 11। इलेक्ट्रॉन बताओ, तो देखो इलेक्ट्रॉन निकालने का है इसका, ये पहले प्रोटॉन लिख दो, यहाँ प्लस है तो तुमको माइनस करना है, कितना माइनस करना है, तो ये वो 23 वो नहीं, ये वो 1 है, तो माइनस कर देगा 10। अब हम लिख दिए यहाँ पे +2, तो प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, कितना माइनस करना है, तो 2, तो कितना आ जाएगा 9। 9। अब हम यहाँ पर लिख दिए अब तुमको यहाँ पर लिख दिए हम, -8 लिख दिए। रुक जाओ अब रुको ना, घचपच हो गया। अब यहाँ पे Na है, यहाँ पे 11, यहाँ पे लिख दिए हम 23, यहाँ पे चार्ज लगा दिए -3। तब यहाँ पे देखो प्रोटॉन कितना हो गया, 11। 11। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, तब 11 प्रोटॉन जो है, 3। प्रोटॉन लिखोगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस है तब प्लस। चार्ज बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो चार्ज प्लस हो बदल जाएगा, जाएगा। तब प्लस हो जाएगा +3, तो इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 14। 14। समझ में आ गया। इसका मतलब आप नोट करके रख लीजिए, इसका मतलब यहाँ पे लिख भी दिए हैं, इसका मतलब आयन से केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या पे असर पड़ता है, न्यूक्लियस में कोई फर्क नहीं आएगा, ना ही न्यूट्रॉन की संख्या में फर्क आएगा आयंस रहेगा तो, ना ही प्रोटॉन की संख्या पे, ना ही एटॉमिक मास, ना ही एटॉमिक नंबर, सब जैसे पहले निकालते थे वैसे ही पहले निकालेंगे, बस फर्क किससे पड़ता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। तो एक सवाल आता है कि अगर कोई एटम न्यूट्रल है और अगर कोई एटम आयंस है, तो इस दोनों में क्या चीज़ का संख्या में फ़र्क होगा, इलेक्ट्रॉन का। न्यूक्लियस में कोई अंतर होगा नहीं, अभी निकाल के नहीं दिखाया गया है, प्रोटॉन की संख्या भी उसमें भी 11, इसमें भी 11, न्यूट्रॉन की संख्या उसमें भी 12, उसमें भी 12, तो कोई फर्क होता है, किस में अंतर पड़ता है, क्या हिलता है, इलेक्ट्रॉन। आयंस का से क्या मतलब कि गड़बड़ाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। नाभिक न्यूक्लियस में कोई अंतर होता है नहीं।
मतलब कि जो मतलब न्यूट्रल आइटम है, ये न्यूक्लियस है, ये आयंस वाला है, तो इसके अंदर कुछ भी हलचल नहीं होगा, इसके अंदर कुछ भी हलचल नहीं होगा, जो भी हलचल होगा बाहर में होता है आयंस के कारण, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा, अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी अंतर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से नापते हैं, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अंतर आएगा कि नहीं? आएगा तो आएगा। यहाँ से भी सवाल बनेगा कि क्या कोई एटम न्यूट्रल है और क्या कोई एटम आयंस वाला है, तो इस दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, इस दोनों का वैलेंसी सेम होगा? गलत नहीं। गलत बात है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन का संख्या से दिखते हैं, और जब दोनों के इलेक्ट्रॉन का संख्या बदल जाएगा तो दोनों में ये चीज़ भी तो बदल जाएगा। तब निकालते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, बताओ यहाँ पर कितना है। ये देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना। इलेक्ट्रॉन कितना निकाला अभी? इलेक्ट्रॉन निकाले हम 14 निकाला। फिर से निकाल के देखो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव। पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निकालना है तुमको, पहले तो इलेक्ट्रॉन का निकालना है यहाँ पे। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन, जो भी प्रोटॉन लिखा रहता है, जो प्लस माइनस करके चार्ज करते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है आयंस के केस में, तो प्रोटॉन कितना है इसमें बताओ तो? प्रोटॉन होता है क्या, ये नीचे वाला। तो एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 11। अब यहाँ पर कितना लगा हुआ है? माइनस। पर क्या लगा हुआ है वहाँ पे? प्लस। तो क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस। क्या वो प्लस लगा हुआ है? 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1। तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 10। तो 10 आ गया ना। अब 10 को कैसे भरोगे? तो पहला में भरा था 2, दूसरा में भरा था 8, 2 और 10 हो गया। आउटर मोस्ट में यही है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। तो यही जो आउटर मोस्ट में यही जितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 0 हो गया, ठीक है, या फिर वैलेंसी 0 हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। आउटर मोस्ट नहीं, वैलेंसी 0 नहीं, वैलेंसी 0 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आउटर ये होगा 8 रहेगा ना, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया जितना आउटर मोस्ट है, अब वैलेंसी क्या हो जाएगा? 0। तो अब इससे मतलब समझ में आया क्या ना, कि क्या क्या अगर एटम से और एक आयन से तो क्या क्या अंतर पड़ता है, समझ में आया। अब इसको कल देखा जाएगा ये सब।